चलिए, तो एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग है। जो लोग नए आए हैं और जो पहली बार क्लास कर रहे हैं, आप सभी को गुड इवनिंग है। हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, जितने भी टॉपिक हमारे फिजिकल एजुकेशन में होते हैं उन सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को हम देखेंगे। पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको नए एमसीक्यूज भी मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि नए एमसीक्यूज आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा आप सभी लोग क्लास में, और आप खुद लास्ट में बताएंगे कि जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ था उससे कितना ज्यादा आपको फायदा हुआ, और क्या आप नए प्रकार के क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या आप उसके लिए पहले से तैयार है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पे चलेंगे। थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा। जो भी क्वेश्चन कराने से पहले ना एक बार थ्योरी कराना बहुत जरूरी है आपका, ठीक। एक टेक्निकल इशू है थोड़ी सी, बस उसको मैं देख रहा हूँ। फाइल तो ओपन हो गई है बट ये खुल नहीं रही है। हाँ, खुल गई। चलिए, तो फटाफट अपना शुरू कर देते हैं। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर। जी सर। तो नहीं दिख रहा सर। अरे स्क्रीन दिखना चाहिए, एक बार ध्यान से देखिए सभी लोग फिर से। हाँ सर। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्या है हमारा नया टॉपिक? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल अनुमानिकता। एजुकेशन, ठीक है। हमारा नया टॉपिक क्या है? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। देखिए, सभी को समय से आइए। सभी लोग को समय पता है, क्योंकि बार बार बीच में एंट्री नहीं कराऊंगा तो फिर आपको भी गलत लगेगा कि सर एंट्री नहीं कराते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक, पहले समझ लीजिए ध्यान से। हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेरिडिटी, यानी कि आप वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वंशानुक्रम सर अभी अभी स्टार्ट ही हो रहा है। वंशानुक्रम के बारे में थोड़ा सा बस पहले हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कितने स्टेज होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बस फटाफट बता दूं आपको, हेरिडिटी का मतलब क्या है। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जो भी हमें हमारे पूर्वजों से जो भी चीजें प्राप्त होती है। कभी आपने सोचा है कि आपके बालों का रंग काला ही क्यों है, ठीक है, जबकि अंग्रेजों के बालों का, हाँ, बालों का रंग उनका क्या होता है? भूरे कलर का होता है, गोल्डन होता है। तो जो भी चीजें हम देखिए, आज हमारे शरीर का जो भी स्ट्रक्चर है या जो भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें वंश के अनुसार मिली हुई है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स माता पिता या पूर्वजों से बच्चों में हस्तांतरित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। सीधा सा मतलब है, उसी को हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, तो डेफिनेशंस में आप ये सब देख लीजिएगा, ये पढ़ाऊंगा नहीं मैं, डेफिनेशन आपका काम है कैसे याद करना है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डेफिनेशन को याद करने के लिए एक काम आप कर सकते हैं कि जैसे किसने, जो हमारे फिलोसफर हैं जैसे जेम्स ड्रेवर, तो जेम्स ड्रेवर ने एक अनोखा क्या बात बोला है, तो इन्होंने बोला है संगठन, तो इनके वर्ड में आपको संगठन वाला मिलता है। तो आप इसको ऐसे निकाल के बाकी सभी डेफिनेशन में से कुछ वर्ड्स निकाल के एक ट्रिक बनाकर एक दोहा बना के आप इसको याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन में समझाया था। सभी को समझ में आया था? जी सर। कोई दिक्कत हो रही थी किसी को? नहीं ना? तो बस हेरिडिटी का मतलब आपको यही समझना है। इसके बाद अब इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए हम जिससे चारों तरफ घिरे हुए हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, वही हमारी क्या होती है, इन्वायरमेंट होता है। तो किसी भी बच्चे के, ठीक है, एक बार जान लीजिए, ग्रोथ पर, जब ग्रोथ की बात होती है तो किसी भी बच्चे के ग्रोथ पर 50% कौन काम करता है, हेरिडिटी काम करती है। 30% कौन काम करता है, वो आपका परिवेश, इन्वायरमेंट करेगा। और वातावरण। 20% आपका क्या करता है, 20% आपका एक्सरसाइज, डाइट, न्यूट्रिशन, ये सब चीजें उसमें आती हैं, एक्स्ट्रा अदर चीजें या फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओनली फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यही चीज हमारा डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, 50% इन्वायरमेंट हो जाएगा और 30% आपका जेनेटिक्स हो जाता है, बाकी 20% आपका न्यूट्रिशन, डाइट, बचपन में आपने डाइट ठीक लिया है तभी आपका बुद्धि का विकास होगा। तो बस ये चीजें हमको समझना है और बहुत ज्यादा हमें चीजों को नहीं जानना है, ये सब बहुत कम पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ जो आपका वन लाइनर दिया हुआ है, ये मेरी बुक में आप देख लीजिएगा, ये जितने भी ये वन लाइनर हेरिडिटी और ये दिए हुए हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में, यूपी टीजीटी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्का है, ये इस लिस्ट से आना ही आना है। तो एक सर बार, रिकॉर्ड कर लेना वीडियो। हाँ रिकॉर्ड है, तो इसका ओके। क्या है कि आपको जरूर इसको देख लेना है, ठीक है, तो आपको जरूर इसको देख लेना है, इस बात पर ध्यान रखेंगे हम सभी लोग। अब हम लोग चलते हैं अपने नए और इससे संबंधित कुछ टॉपिक पर, हल्का फुल्का समझ लेते हैं कि जो जेनेटिक शब्द है, शब्द की अगर बात की जाए तो जेनेटिक शब्द का उत्पत्ति विलियम बेटसन ने दिया था, ठीक है। लेकिन जेनेटिक्स की उत्पत्ति किसने, या जेनेटिक के जनक कौन कहे जाते हैं, तो मेंडल विलियम। कहे जाते हैं, मेंडल जनक है। लेकिन जो वर्ड जेनेटिक था, ये वर्ड विलियम बेटसन ने दिया था, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन जब हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारे पूर्वजों से दूसरे में, उसी को हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हेरिडिटी जो शब्द थी, जेनेटिक्स अलग है, हेरिडिटी का अलग, वर्ड दोनों का अलग अलग। तो अब क्या हो गया, उसको स्पेंसर ने दिया था, ठीक है। और एक्चुअल में जो हेरिडिटी है वो किसके द्वारा होता है, वो हमारा ट्रांसफर होता है जीन्स के द्वारा, ठीक है। इसमें वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में होते हैं, आपके सेल में एक डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, इसी चीज। तो बस यही सब चीजें हमें थोड़ा सा पढ़ना है, जितने भी वन लाइनर दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बात याद रखिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप निश्चित तौर पे इनको आप जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और आज के क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे आए हैं, ठीक है, या किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलते हैं हम आपको लेके स्लाइड की तरफ अपने, अगला स्लाइड हमारा ये यहाँ से शुरू होगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, क्या लिखा है, मन में पढ़िएगा, सामने नहीं।
आंसर बताइए फटाफट। सी। यस सर। सी। तो पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी, जितने लोग ने सी बोला था वो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपका जो सी वाला आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? धीरज वाले खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता मुख्य रूप से इससे प्रभावित होती है। यहाँ पे इंड्योरेंस की बात कर रहा है। और प्रशिक्षण सर। इंड्योरेंस में किस पर डिपेंड करता है इंड्योरेंस? आनुवंशिकता पे, पर्यावरण पर, प्रशिक्षण पर, या आनुवंशिकता और प्रशिक्षण पर सर। पर्यावरण दोनों पे? शिक्षा पर। सी। नहीं, सी डी पे। आपकी आनुवंशिकता भी और पर्यावरण में, मतलब किस पर्यावरण, आपने देखा होगा, इसका मैं बता दूं आपको एग्जांपल एक, कि आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ी पर रहते हैं उनके अंदर ज्यादा स्टेमिना होती है, उनकी वो एंडोरेंस लोग, कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है। हाँ ना। तो हम लोग क्या, जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, तो हम लोग की स्टेमिना उनके कंपैरिजन से कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इन्वायरमेंट, एयर का जो प्रेशर होता है, उसी को हम वहां पे जो उनके इंड्योरेंस, यानी उनके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस हो रहा है, वो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, जब हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग को अडॉप्ट किया जाता है तो वो लोग हाई एल्टीट्यूड पे प्रैक्टिस करते हैं जहां हवा का प्रेशर कम होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक लक्षण अनुवांशिकता से सबसे कम प्रभावित होता है? सबसे कम बताना है आपको। मांसपेशी फाइबर ये होता है, शरीर का आकार, लचीलापन, प्रतिक्रिया समय। बताइए इनमें से सबसे कम कौन सा होगा? लास्ट सभी प्रतिक्रिया समय। लचीलापन लचीलापन। बी लचीला नहीं, सी लचीला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पूर्वज में है वो हमें भी मिले। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आगे बात कर लेते हैं प्रकृति बनाम पोषण। ठीक है, ये कैसे दो दो बार, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ना हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज कर दिए हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रकृति बनाम पोषण शब्द निम्नलिखित के इर्द गिर्द बहस और संदर्भित करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्रकृति और बनाम पोषण जो होता है ये किसके इर्द गिर्द संदर्भित कर रहा है? मानव लक्षण पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्ष प्रभाव, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का महत्व। इस क्वेश्चन को समझ पा रहे कि नहीं? जी सर। क्या पूछना चाह रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन हमारा होता है, यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है, इन दोनों में क्या, मतलब किस बात को लेकर बहस होती है? ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। मानव लक्षणों के आनुवंशिकता और पर्यावरण पर जो सापेक्ष प्रभाव पड़ता है, इसी को लेकर नेचर और नर्चर की बात होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारक का उदाहरण है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। मांसपेशी फाइबर का सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, मांसपेशी फाइबर का प्रकार। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। सच्ची बताइए, नए क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं आपको? कुछ अलग देखने को मिला? वही रटा रटाया क्वेश्चन मिल रहा है आपको जो हर जगह आप लगाते फिरते हैं, और उसी को लगा के बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे सर हमको सब आता है, खाली हमको प्रैक्टिस पेपर लिख दीजिए। अरे भाई, नए क्वेश्चंस लगाना सीखिए। जीनोटाइप शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति की अवलोकनीय विशेषताएं, किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना, यानी जीन टाइप जो बोला जाता है ना, उसका मतलब क्या है?
बी आनुवंशिक ऑप्शन संरचना। शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव, विशेषता, विरासत की प्रक्रिया। सर डी आनुवंशिक संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 6वां का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, किसी व्यक्ति की अनुवांशिक संरचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है? बी ऑप्शन फेफड़ों की क्षमता, मांसपेशी फाइबर वितरण। पर्यावरणीय बोला है तो पर्यावरण में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ना, समझिए ध्यान से। ये भी आपको समझना है कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर दो चीजें हैं। ये पर्यावरण इन्वायरमेंट से भी हो सकता है या उस बंदे को अच्छे इक्विपमेंट्स वगैरह से प्रशिक्षण दिया जाए। अगर वो बढ़िया प्रशिक्षण लेगा तो विशेष प्रशिक्षण से सबसे ज्यादा अपने शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। तो विशेष प्रशिक्षण उपकरण तक पहुंचकर वो क्या कर सकता है? अपनी क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ा सकता है। पर्यावरण का मतलब क्या हो गया? उसके आसपास वैसा इन्वायरमेंट हो, मतलब खिलाड़ी जैसा इन्वायरमेंट हो, दौड़ने वाले मतलब वैसे लोग हो, तो उससे भी वो अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऊंचाई अलग चीज है, वहां पे वो वाली बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है फेनोटाइप शब्द का अर्थ क्या होता है? फेनोटाइप शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव। तो फेनोटाइप का मतलब क्या होता है आपको बताना है। सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल सौरभ सर, फेनोटाइप की मीनिंग हमें बता दीजिए सर, फेनोटाइप का। देखिए फेनोटाइप क्या है, यहाँ पर मतलब एक वर्ड बोला जाता है जिसमें शारीरिक लक्षण मतलब पर्यावरण के, जो हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उस पर्यावरण का प्रभाव जब हमारे शारीरिक चीजों में पड़ता है, मतलब हमारे बॉडी में और हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में उस चीज को अडॉप्ट करता है, तो उसी को हम फेनोटाइप कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल वंशानुगत कारकों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा खेल वंशानुक्रम वाला कहा जाएगा? तैराकी सर, तैराकी। तैराकी, जिम्नास्टिक, फुटबॉल। बी सर, बी तैराकी। हमको हमारे वंशज से क्या मिला है? इसका राइट आंसर सी होगा, जिम्नास्टिक। सबसे पहले जिम्नास्टिक का उद्भव हुआ था ना। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन का पहले कोई भी मूवमेंट है जो पहले होता था प्राचीन समय में, सीधा उसको एक्सरसाइज नहीं बोलते थे। अब ना एक्सरसाइज आ गया, एरोबिक एक्सरसाइज हो गया, एनारोबिक हो गया। पहले सीधा तो सीधा मतलब ड्रिल्स था, जो पीटी था, है ना, चाहे वो रिदमिक पीटी करते थे, तो सबको जिम्नास्टिक बोला जाता था। आगे बढ़ेंगे हम, पावर स्पोर्ट्स जैसे स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता मुख्य रूप से इससे प्रभावित होती है। बताइए, स्प्रिंटिंग के लिए और पावर लिफ्टिंग के लिए आपको कौन सा आपके अनुवांशिकता होनी चाहिए? मसल्स फाइबर कंपोजिशन। तो ये किससे मिलता है? ये कौन निर्धारण करता है कि आपके अंदर कितना स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होगा और कितना फास्ट ट्विच मसल फाइबर होगा? अनुवांशिकता निर्धारित करता है ये। ठीक है, अनुवांशिकता ही तो करता है ना। सौरभ सर, एक डाउट था मेरे को, क्लियर करेंगे क्या? बताइए। सर जैसे स्लो टिच फाइबर होता है, फास्ट टिच फाइबर होता है, बॉडी में दोनों टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। ठीक तो है, लेकिन क्या मतलब एक टाइप की फाइबर की अधिकता ज्यादा रहती है, हाँ चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो? हाँ, उसी हिसाब से जैसे मतलब फाइबर।
मैं आपको एक एग्जाम्पल इसको देके समझा रहा हूँ, सभी का समय लूंगा, नहीं सर, थोड़ा वो समझिएगा। तो 12th में है ये चैप्टर में, मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपना खुद समझना चाह रहा था। नहीं समझ लीजिए। हम्म। देखिए सभी में क्या होता है ना कि इसी का रेशियो होता है। अब देखिए जैसे दो बच्चे, मान लीजिए हमने 2 स्टूडेंट्स को दौड़ाया 100 मीटर स्प्रिंट के लिए, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अब एक बच्चा पहले आ गया और दूसरा बच्चा थोड़ा सा टाइम लेट आया, तो हम इसके मतलब ये कह सकते हैं कि इस जो बच्चा पहले आ रहा है इसके में क्या है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का रेशियो इसके मुकाबले ज्यादा है। तो अभी तक तो देखा गया है, और वो कहाँ पर होता है पता है आपको, पूरे बॉडी में नहीं होता है, पूरे बॉडी में तो होता है, उसका बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है। अगर दौड़ की बात की जाए तो जो आपका काफ मसल्स होता है ना, जो आपके काफ मसल्स के अंदर इसका रेशियो तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये देखा गया है। और इसका जो चेक हम करते हैं ना कि किसके अंदर किसका रेशियो ज्यादा है, इसको चेक करने के लिए बायोप्सी टेस्ट होता है। उसमें हम बायोप्सी हल्का टेस्ट। सा, हाँ बायोप्सी टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि आपके पास कितना परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच है और कितना आपका स्लो ट्विच मसल फाइबर्स है। हाँ 70% क्योंकि सर अगर इसमें फास्ट, जो अभी तक हुसैन बोल्ट में देखा गया है, अप्रॉक्स 70 से ऊपर फास्ट ट्विच मसल फाइबर उसके अंदर है बॉडी में। क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि ट्रेनिंग से मात्र कुछ परसेंट ही को बस बढ़ाया जा सकता है। ट्रेनिंग में टेक्निक का यूज कर सकते हैं आप, किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के एंगल बता पाएंगे कि बॉडी का ये होना चाहिए, सर सीधा होना चाहिए, पहले 10 मीटर तक हमको बॉडी झुका के चलना है और बाद में उठा के चलना है। ये सब बताया जाता है कि नहीं बताया जाता स्प्रिंटिंग रेस में। तो ये जो टेक्निक और ट्रेनिंग मतलब कि जब हम साइंटिफिक किनेसियोलॉजी को बॉडी पे अप्लाई करेंगे, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कहीं भी जब बच्चों का ट्रायल होता है, अंडर 14 होता है या अंडर 12 होता है, तो वहां पर रनिंग इवेंट इसलिए रखा जाता है ताकि कि हम देखिए बच्चे के अंदर जो जीन्स का फाइबर है वो हम ट्रेन नहीं कर सकते, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग वही ढूंढते हैं। अगर हमको खेल में चुनना है, स्प्रिंटर को चुनना है, तो हम बस बच्चे में देखेंगे कि किस बच्चे में फाइबर ज्यादा तेज है, तो बस उसके बाद उसको हम ट्रेनिंग और टेक्निक सिखाना शुरू कर देते हैं और आगे जाकर स्प्रिंटर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक लक्षण पर्यावरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा आपका शारीरिक लक्षण है जो पर्यावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो ये मांसपेशी फाइबर ये तो होगा नहीं, शरीर का आकार, लचीलापन या प्रतिक्रिया समय? बीच है शरीर का आकार। ठीक है, बी। शरीर का आकार तो आपके उस पर भी डिपेंड करता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लचीलापन। आप कितना मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हो, कितना आपका वो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है एपिजेनेटिक्स। शब्द का अर्थ क्या होता है एपिजेनेटिक्स? ये सिर्फ जेनेटिक वाले क्वेश्चन है। विशेषताओं की जो विरासत हमको मिलती है, यानी कि अच्छे अच्छे जो हमारे पास अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको मिली हुई है, जैसे हमारी विरासत में कोई बढ़िया उनके पास गुण थी और वो विशेष वाली गुण हमारे अंदर भी आ गई, तो जब विशेष वाली गुण हमारे अंदर आती है तो उसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है? अभी तो पढ़े थे हम लोग इसमें ना, शायद ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी था इसका करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से, आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते जो बढ़िया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल पर्यावरणीय कारकों में सबसे अधिक प्रभावित होता है? जिससे पर्यावरण कारक सबसे अधिक होगा, कौन सा खेल है? सी सर। जिम्नास्टिक।
सभी लोग गलत बता रहे हैं। सर बी। गोल्फ होगा, ठीक है। आपने देखा होगा गोल, अब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो गोल्फ क्या वो सही होगा? स्विंग कर जाएगी। ठीक, तो चलिए इतना क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, बाकी और भी क्वेश्चन हैं ये आपको मैं कराता रहूंगा, ठीक है। आइए पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सर डबल आवाज आ रहा है आपका। एक मिनट, वही मैं देखना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी लोग माइक बंद करिए तो एक बार। अनुज करके किसी का मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, फिर से अपनी थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो पर्यावरण लगभग इतना क्वेश्चन बनेगा। अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हमारा है अगला टॉपिक हम क्या लेंगे? अगला टॉपिक हम ले लेते हैं वृद्धि और विकास, ठीक है। एक मिनट, तो अगला हम जो लेंगे वो हमारा क्या है? वृद्धि और विकास, ठीक है। चलिए, तो हम लोग वृद्धि और विकास के लिए बात करेंगे। तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो वृद्धि का अर्थ होता है ग्रोथ से, ठीक है। इसमें आप जब भी ग्रोथ की बात होगी तो ध्यान दीजिएगा, साइज, शेप, ठीक है, और वेट, इन सब का जिक्र मिलेगा आपको, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे आकार में, हमारे वजन में, हमारी लंबाई में, हमारी चौड़ाई में जब क्या होता है, उसकी जब वो चीजें बढ़ती है या उसमें लगातार वृद्धि होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप बताया ना कि बच्चा जन्म के समय 2.5 किलो का होता है, अप्रॉक्स मान के चलेंगे 2.5 से 3 किलो का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती है उसके वजन में क्या होता है? फर्क पड़ता है। तो जो वह फर्क पड़ रहा है वही हमारा क्या होता है? वृद्धि होती है, ठीक। उसके ऊंचाई में भी होगा, आकार में भी होगा, वजन में भी होगा। तो जो बदलाव मानों में होंगे उसे हम वृद्धि कहते हाइट हैं। वेट साइज सर। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वृद्धि तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विकास की। तो विकास का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव ठीक है, मतलब जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ एक ऐसा चीज है जिसका स्केल बना है, आप कितना ग्रो कर रहे हो ये हम मेजर कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। तो ग्रोथ हमारा क्या होता है? एक क्वालिटेटिव चेंजेस होता है। इसमें आपकी के अंदर की चीजें होती हैं, इंटरनल चीजें होती हैं जो बाहरी तौर पर देखा नहीं जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है, ठीक है। तो खासकर जो जैसे आपके अंदर के ऑर्गन्स के फंक्शंस अगर बढ़ रहे हैं, अगर स्टेमिना बढ़ रहा है तो आप क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे या डेवलपमेंट कहेंगे? डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट होगा, क्योंकि स्टेमिना बढ़ने के पीछे कारण क्या था कि आपके ऑर्गन्स के जो फंक्शन है, उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ी है, और जिसकी वजह से स्टेमिना बढ़ा आपका। वो हम देखकर किसी को बता पाएंगे क्या
कि वो 5 किलोमीटर दौड़ लेगा, ऐसा हो सकता है? किसी को हम देख के बता पाएंगे? नहीं। तो जो चीजें हम देख कर नहीं बता पाते हैं या जज नहीं कर पाते हैं, अनुमान नहीं लगा पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। ठीक है। और जो चीजों को हम देख पाते हैं, जैसे आप कोई लड़का आपके सामने खड़ा है, पूछा जाएगी कितनी हाइट है इसकी, तो सर आप बता वॉल्यूम सकते हैं क्लियर देख नहीं है कर ना आपकी सर। कि सर 5 फीट 4 इंच है, 5 फीट 7 इंच है। अच्छा, वजन लगभग कितना होगा बता दो, तो एक लगभग में आप बता देंगे बिना उठाए उसको। तो वॉल्यूम नहीं आ रही आपकी। और किसी को दिक्कत हो रही है क्या? वॉल्यूम तो सभी को आ रही होगी। आ रही है सर इसमें। बीच में रुक जाती आ रही है सर, आ रही है। आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है, हो सकता है आपका नेटवर्क में कुछ इश्यू दिखा रहा हो। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए वृद्धि और विकास। बहुत ज्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। हमारा जो नेक्स्ट मेन जहां से क्वेश्चन पूछता है वृद्धि और विकास वाले चैप्टर में या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वाले फिजिकल एजुकेशन में, वो यहाँ से पूछता है कि वृद्धि और विकास के जो स्टेज होते हैं और किस स्टेज में किस किस स्टेज में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर डेवलप होता है, कैसे कैसे डेवलप, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किस स्टेज में होता है, इसको हमको बस जानना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछेंगे ना, तो आपसे सिंपली मीनिंग डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ग्रोथ डेवलपमेंट में यही आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो स्टेज होते हैं, उन स्टेजेस में होने वाले चेंजेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि दिन ब दिन चेंज होते जाते हैं, उनसे ही हमको मतलब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हमें समझना है पहले तो स्टेज क्या होता है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज का मतलब क्या है? जब बच्चा कंसीव हुआ माँ की कोख में, ठीक है, माँ की कोख में बच्चा कंसीव हो गया, 0 मंथ से लेकर 9 महीने के बीच का जो उसका डेवलपमेंट का जो पीरियड है, वो स्टेज क्या होगा? वो स्टेज आपका प्रीनेटल स्टेज कहा जाएगा। उसमें क्या होता है? शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है। आप देखते हैं कि जब 0 महीने का होता है और 9 महीने के बीच में कितना उसका शरीर का आकार बढ़ जाता है। तो शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र गति में कब होती है? तो प्रीनेटल स्टेज में होती है, और यह जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। आगे बात करेंगे, जैसे ही 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म निकलता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वहां से उसका जो एज शुरू होता है, यानी 9 मंथ से लेके 3 इयर्स, कहीं कहीं इसको किताबों में 2 इयर्स भी लिखा है, 0 to 2 इयर्स। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेंट्स एज का मतलब क्या होता है? शैशवावस्था, शैशवावस्था, ठीक है। हम इंग्लिश में इसको 3 नाम से जानते हैं। एक तो इन्फेंट्स के नाम से जानेंगे, दूसरा टोडलर्स के नाम से जानेंगे, तीसरा बेबीहुड। ठीक। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी बच्चे की जो वृद्धि होती है वो भी तीव्र गति से होती है। आपने देखा होगा कि 9 महीने का बच्चा जब 2 से 3 साल में चलने लगता है और दौड़ने लगता है, खेलने लगता है, तो उसकी ग्रोथ कहाँ से, उसके वजन में कितनी तेजी से बदलाव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका ग्रोथ इसमें बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि जो बच्चा होता है वो दूसरों पर निर्भर रहता है। अपनी जो क्रियाएं हैं, जो उसकी दैनिक क्रियाएं हैं, वो खुद से वो नहीं कर पाता है इस एज में, ठीक है। वो माँ के ऊपर या उसके साथ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। जब बच्चा 3 साल का कंप्लीट कर लेता है तो उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा देखी जाती है, और इसी 3 साल के अंदर उसके अंदर भाषा का विकास हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है बच्चे को, अगर हम शुरू से ऐसे माहौल में रखेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे, चारों तरफ इंग्लिश चलेगा, तो बच्चा इंग्लिश बोलना ही सीखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा हिंदू का है या इंडियन है तो हिंदी बोलना सीखेगा, ये जरूरी नहीं है। तो किसी भी तरह का भाषा वो सीख सकता है जैसा इन्वायरमेंट उसके सामने हो। फिर हमारा शुरू होता है चाइल्डहुड का स्टेज। अब देखिए, चाइल्डहुड का स्टेज तो बड़ा होता है, बट हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं आपको।
तो पहला पार्ट हमारा होता है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है मिडिल चाइल्डहुड और तीसरा है लेटर चाइल्डहुड। ठीक, जो कि 3 साल से शुरू हो जाता है और 12 साल पे खत्म हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब 3 साल से 5 साल के बीच में बच्चा बहुत ज्यादा उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। अब सामाजिक चीजों को, धीरे धीरे चीजों को समझने का उसके अंदर आता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल के ऊपर हो जाता है वो आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर का मतलब यहाँ पर है कि अपनी दैनिक क्रियाओं को, जैसे ब्रश को करना, ठीक है, ठीक है, ब्रश करना, नहाना, ये सब थोड़ा बहुत अपने से करने लगता है 5 से 8 साल में। इसके लिए मतलब उसको कराना नहीं पड़ता है। और भी दैनिक क्रियाएं जो होती हैं वो भी वो खुद से कर लेता है, यानी डेली के रिचुअल्स वो कर लेता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अवबोधन की क्षमता का विकास। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, परसेप्शन, किसी चीज को महसूस करना, और उसके सेंस ऑर्गन्स थोड़ा सा अच्छे से काम करने शुरू कर देते हैं। चीजों को परसेप्ट करके माइंड में ले जाकर प्रोसेसिंग करके रिफ्लेक्ट कराना, यहाँ इसका बहुत तेजी से काम अब शुरू हो जाता है। पहले उतना तेजी से नहीं था, समझ नहीं पाता था बच्चा कुछ चीजों को। नेक्स्ट बात करेंगे, जब लेटर चाइल्डहुड में आता है तो मानसिक विकास बहुत तेज गति से उसकी होती है। ठीक है, मानसिक विकास सबसे तेज गति से होती है जब वह लेटर चाइल्डहुड में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे एडोलसेंस पीरियड। अब देखिए, एडोलसेंस पीरियड को भी मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, प्री एडोलसेंस पीरियड, मिडिल एडोलसेंस एंड लेटर एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था की पहली। किशोरावस्था को हम प्यूबर्टी भी कहते हैं, कहीं कहीं आप प्यूबर्टी का भी वर्ड जिक्र हुआ है आपके क्वेश्चंस में। तो प्यूबर्टी आपका 12 से 14 साल का एज होता है। मनोलैंगिक यानी कि साइकोसेक्सुअल, अब जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है तो अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन का भी डेवलपमेंट होना शुरू होता है। साथ ही साथ उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे उसको हम प्यूबिक हेयर उसके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये एडोलसेंस के पहले स्टेज 14 साल प्यूबर्टी एज में शुरू होता है, 14 साल के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये हमारा परिवर्तन है, इसको हम सेकेंडरी फिजिकल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका डेवलप होता है। बच्चे का मूंछ निकलने लगता है, मूंछ की रेखाएं निकलने लगती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो बच्चा क्या होता है, एडोलसेंस जब मिडिल में पहुंचता है तो मिडिल में क्या होता है, उसका गैंग बन जाता है। गैंग का मतलब क्या होता है कि उसके स्कूल के साथी उसको ज्यादा प्रभावित करते हैं, घर वालों से ज्यादा प्रभावित करते हैं उसके स्कूल के साथी। वो उनकी बात ज्यादा सुनेगा, उनकी बात ज्यादा मानेगा, आपकी बात बहुत ज्यादा नहीं सुनता है बच्चा। इस तरह का प्रॉब्लम देखा जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 19 साल का जब पूरा हो जाता है तो अब बच्चे को पूरी तरीके से, ठीक है, काम चेतना की वृद्धि होने लगती है। उसको सारी प्राइवेट चीजों के बारे में पता होने लगता है। हालांकि ये चीज पहले था, आजकल के बच्चों को तो 14 साल 12 साल में या प्री एडोलसेंस में ही सब पता हो जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं, बच्चे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं कि उनको कोई रोके ना टोके ना, जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। हमेशा बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते किसी चीज से। जब वो एडोलसेंस में होते हैं तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते किसी चीज से। ठीक है, और दूसरा चीज है कि वो इस एज में सबसे ज्यादा इमोशंस उनके सबसे ज्यादा डेवलप रहते हैं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। अगर कोई कुछ बातें उनको दिल पे लग गई, उनको शरीर पर चोट का असर नहीं पड़ता है इस एज के बच्चों को। इस एज के बच्चे को अगर आपको पनिशमेंट देना है तो मेंटली इमोशनली पनिशमेंट दीजिए। ठीक है, तो जानते हैं मैं क्या करता था, मैं जैसे हमारे क्लास में 11-12 के बच्चे जो थे तो मैं कुछ नहीं करता था, बदमाशी करते थे क्लास टीचर के ना रहने पर। तो मैं क्या करता था, मैं खाली बस क्लास मॉनिटर जो था मैं बोलता था खाली तुम नाम लिख के आना, सुबह असेंबली में उन बच्चों का नाम लेंगे।
और असेंबली में पूरा स्कूल रहता है, लड़कियां भी रहती हैं, लड़के भी रहते हैं, तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो बस मैं खाली नाम लेता था कि ये हमारे महानुभाव लोग हैं जो कि पकड़े गए हैं इस तरीके से एक्टिविटी करते हुए, खाली नाम, कुछ नहीं करता था मैं। तो इस ये क्या हुआ, एक इमोशंस अटैक हुआ बच्चों के ऊपर, थोड़ा सा बच्चों को शर्म आएगी, है ना, कि सबके सामने बेइज्जती होगी मेरी। तो ये चीजें हमको समझ लें हम लोग, ठीक है। तो आगे चले, अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएं। यस सर। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इस क्लास की? हाँ भाई, मिलेगी भाई। आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जी सर, थोड़ा सा काम है। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। कोई मुझे बताएगा स्क्रीन विजिबल अभी हुई नहीं? नो सर। नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं है, अभी स्क्रीन आपको दिखेगा। क्वेश्चन लेकिन बहुत तगड़े बनाए हैं, आप देखिएगा खुद भी, और आप महसूस करिएगा क्वेश्चंस कितना तगड़ा है। ठीक है, माइक कृपया माइक सभी लोग बंद कर दें तो आगे क्लास करने में अच्छा लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, विकास के किस चरण में आमतौर पर तेजी से शारीरिक विकास होता है? शैशवावस्था, सर स्क्रीन प्रारंभिक विजुअल बचपन। नहीं है। नहीं, अभी तो शेयर हो रहा है। और किसी सर को नहीं दिक्कत हो रही है विजुअल क्या? है। सर ए ऑप्शन। और जी किसी को सर। दिक्कत हो रही है? और किसी को दिक्कत हो रही है? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। यहाँ पर आपने खाली शारीरिक विकास देखा है। सी होगा, सी। हाँ, शारीरिक और यौवन भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यौवन का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, सेकेंडरी फिजिकल मेटामॉर्फोसिस, मतलब जो प्यूबिक हेयर है और प्राइवेट पार्ट्स के जो भी मतलब चीजें हैं, वो यौवन अवस्था हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, किशोरावस्था। थोड़ा पूरा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर चलने और दौड़ने की क्षमता विकसित करते हैं? तो किस चरण में चलने और दौड़ने की क्षमता होती है? बी ऑप्शन सर। अर्ली बी चाइल्डहुड। होगा, ए होगा? ए सर। सर बी होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, प्रारंभिक बचपन में, ठीक है। बचपन की पहली जो शुरुआत होती है, बच्चे वहां पे दौड़ना चलना शुरू करते हैं। पकड़ने और फेंकने जैसी सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास आमतौर पर किस चरण के दौरान होता है? ए अर्ली ऑप्शन चाइल्डहुड। सर। ये मोटर ए डेवलपमेंट का ऑप्शन। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको पता नहीं, मैं पहले सीबीएसई में पढ़ाता था तो उस समय मोटर डेवलपमेंट चैप्टर था, अभी है कि नहीं अवधेश जी? है सर, ग्राफ मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। जैसे हाँ, अंगुलियों का जो विकास होता है, ग्राफ फाइन मतलब बिग मसल्स का होता है। नहीं नहीं, उल्टा बता रहे आप। फाइन मतलब होता है छोटे मसल्स पर, हाँ और हाँ, और ग्रॉस मतलब बड़े मसल्स पे कंट्रोल लार्जर करना, बड़े मसल्स। उठना बिग बैठना, मसल्स है। ठीक है। तो ये पकड़ना क्या है? ये सर फाइन फिंगर के मोटर काम डेवलपमेंट। है। बच्चे पहले फाइन क्या मोटर में सीखेंगे, पहले कौन सा होता है, ग्रॉस होता है कि पहले फाइन होगा? ग्रॉस। पहले फाइन। पहले ग्रॉस होगा, उसके बाद फाइन होगा। तो आप समझिए कि ग्रॉस हमारा 3 साल तक होता है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ए यहाँ पकड़ने और सर। उसकी बात कर रहा है,
सी होगा भाई। अर्ली चाइल्डहुड। ये भी आपका प्रारंभिक बचपन की अवस्था है। 3 साल तक बच्चा बी। पकड़ने लगता है चीजों को, ठीक है, मोटर कौशल सीख जाता है। जो हम इन्फेंट स्टेज की बात कर रहे हैं वही हमारा प्रारंभिक बचपन है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट, विकास के किस चरण में प्रजनन प्रणाली, प्रजनन समझते हैं ना, रिप्रोडक्टिव, परिपक्वता और पूर्ण वयस्क ऊंचाई की प्राप्ति विशेषता होती है। वयस्कता में होगा, किशोरावस्था में होगा, सी में होगा। किशोरावस्था में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर अधिक जटिल शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता विकसित करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कुछ और नया मिले, जैसे हर चीज तो कर ही रहे हैं, जोखिम वाला काम करना चाहते सी हैं। ऑप्शन। हाँ, तो ये किस में विकसित सी हो जाते हैं? ऑप्शन। एडल्टहुड। ऐसा सी होगा। सी ऑप्शन सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। इसमें ज्यादा बच्चे रिस्क लेना पसंद करते हैं। अरे थोड़ा बहुत तुमको बोलो कि ये वाला खेल खेलो ना, बोले बच्चों वाला खेल है, हम कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो रिस्क वही लेने सर का तूफानों से लड़ने की जो होती है 16 से 18 साल। हाँ, गैंग एज, तूफान का एज, ये सब बोला गया है। आगे बढ़ते टीम हैं, स्ट्रोक अच्छे सकल। नेक्स्ट का। क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर। देखिए ग्रॉस मोटर को हिंदी में सकल मोटर कौशल कहते हैं, हम पहली बार जाने इसको, सकल मोटर सकल मोटर कौशल का विकास जैसे दौड़ना कूदना आमतौर पर किस चरण में दौरान हो जाता है? ये भी प्रारंभिक में होगा ना? बी है। हाँ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विकास के किस चरण की विशेषता संज्ञानात्मक क्षमताओं को, आप देखिए आपके कॉग्निशन की क्षमता हो रही है, आपके अंदर बुद्धि और समझ बढ़ने लगा, और समस्या समाधान का कौशल की तेजी से विकास किस चरण में होती है? एडोलसेंस। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। सी होगा कि डी होगा? ये भी देखिए फंसा हुआ मैटर। सी सी सी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समस्या समाधान आप खोजने लगते हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है लगभग। नेक्स्ट हमारी है क्वेश्चन, विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर अधिक संरचित शारीरिक गतिविधियों और टीम के खेलों में संलग्न होने की क्षमता का विकास करते हैं? टीम खेल। एडोलसेंस सर, गैंग एज ना। सी सर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये मुझे बताइए पहले कि क्वेश्चन आपको कुछ नया लग रहा है? बिल्कुल नहीं, पहले आप मेरे बात का जवाब दीजिए कि क्वेश्चन ऐसा पढ़ा था कभी आपने कहीं किसी बुक में, या आज तक पेपर दिए होंगे 5 साल से 6 साल से लगा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से क्वेश्चन है खाली। ये मेरी फ्यूचर नो का सर। अपकमिंग, हाँ ये मेरा फ्यूचर अपकमिंग बुक है, जिसमें एक टॉपिक और एक टॉपिक से कम 100-150 क्वेश्चन, लीजिए इतना छोटा टॉपिक भी है, 100 से 150 क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो ये अपकमिंग एग्जाम्स में इसमें 10,000 क्वेश्चन रहेगा टोटल। पढ़ने के बाद लगेगा कि अमृत पी लिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाथ आंख समन्वय, यानी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। स्थानिक जागरूकता का विकास आमतौर पर किस चरण में होता है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर। तो ये आपका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के किस चरण की विशेषता शारीरिक क्षमताओं और एथलेटिक प्रदर्शन के चरम से है?
किशोरावस्था। एथलेटिक्स का बता रहा है आपको। सर कोई अनुज है, उनका माई कौन है सर? अनुज सर भैया सी माइक बंद। ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें देखिए समझिएगा ध्यान से क्यों डी होगा। एथलेटिक प्रदर्शन आपका जो टोटल देखिए 19 साल तक बच्चा एडोलसेंस होता है, लेकिन आप कंप्लीट जो क्षमता होती है ना, आपने सुना भी होगा कि इंसान की किसी भी इंसान की सबसे बेस्ट उसकी ऑर्गन्स की क्षमता 20 से 30 साल के बीच की होती है। तो 19 साल डाक गए हम। अरे भैया हमारा फुल फिटनेस कब आएगा? किशोरावस्था में फुल फिटनेस प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे चरम प्रदर्शन बोला है, इस बात को ध्यान दीजिए। समझ गए? 18 से 21 वर्ष सर। उसके बाद हाँ मतलब एडोलसेंस का एज 18 के बाद बीत जाता है। 18 के बाद अब आपका 19 शुरू हो गया, 19, 20, 21, 22। इसीलिए 18 से 23 वाले फिटनेस को ही पुलिस वगैरह वाले भर्तियों में ज्यादातर होता है, फोर्स वगैरह में। अरे सर फाइटर प्लेन के जो मतलब वो होते हैं वो भी 18 में एंट्री होती है, 21 में उनको हटा दिया जाता है। तो ये हमारी चरम सीमा मतलब हमारे बॉडी के मतलब बता सकते हैं क्षमता का, जो शारीरिक क्षमता का चरम उसी एज में होती है। आगे बढ़ते हैं। विकास के किस चरण के दौरान व्यक्ति आमतौर पर शारीरिक क्षमताओं और एथलेटिक प्रदर्शन में गिरावट का अनुभव करता है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। तो वयस्कता के बाद, ठीक है। अब आप 30 साल के बाद या कुछ लोग अच्छा फिटनेस रखते होंगे, कूदते खेलते होंगे, तो 35 से 40 साल के बाद उनकी क्षमता में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संतुलन और स्थिरता का विकास आमतौर पर किस चरण में देखा जाता है? बैलेंस और स्टेबिलिटी, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ये आपको बताना है। अर्ली चाइल्डहुड। डी ऑप्शन। नहीं, बच्चा अपने आप को बैलेंस करना कब सीख जाता है? बी ऑप्शन। बी। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। विकास के किस चरण की विशेषता सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं से जुड़ी होती है? जिसमें बच्चे का सामाजिक सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, कौन सा वो है? एडोलसेंस। सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर अधिक जटिल शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने नियमों का पालन करने की क्षमता विकसित करते हैं? ये भी किशोरा, ये रिपीट हुआ है शायद क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशी की ताकत और सहन शक्ति का विकास आमतौर पर किस चरण के दौरान होता है? तो ये लगभग इसमें जो चीजें है ना, जो ज्यादातर चीजें जो है फिजिकल फिटनेस की अगर बात की जाए तो किशोरावस्था पे ही सब आकर टिकेगा, है कि नहीं? देखिए अभी हमने पढ़ाया था आपको कि विकास के किस चरण में विशेषता भाषा और संचार का कौशल आता है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको जो मैंने ऊपर दिए हुए थे, इन सब से सिर्फ एक टॉपिक से अगर आप चाहेंगे तो मैं इसी टॉपिक से मैच द कॉलम भी क्वेश्चन ला सकता हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी डाल सकता हूँ। और ये जानिए ये हमारा केवीएस में है, केवीएस, DSSB, नवोदय, EMRS, इन सब में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है सिलेबस में, ठीक है। सर 12 नंबर क्वेश्चन जरा कंफर्म कर दीजिए सर, एक बार डाउट है उसमें थोड़ा। बताइए 12 नंबर, संतुलन और स्थिरता, इसका मतलब है ना स्टेबिलिटी। यस सर। बच्चा खड़ा होना, इन्फेंसी अपने पैर पर खड़ा होना कब सीख जाता है पूरी तरीके से? वो तो सर मतलब एकदम बैलेंस करना सर तो 3 साल के बाद ही ना सर। तो शैशवावस्था आएगा ना। ये सैस हमारा प्रारंभिक बचपन क्या है? इन्फेंट्स है, 3 से अर्ली 5। चाइल्डहुड है।
तो लगभग 3 साल पे बच्चा अपने आप को स्टेबल करना सीख जाता है, चलना नहीं सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है, स्टेबल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए 3 साल की। ठीक 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 सर। ठीक है, कोई बात नहीं। और बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को? थोड़ा सही लग रहा है क्लास कि और मजे से लिया जाए? हो सकता है कि आपके टीचर चेंज हो ना, हफ्ते में 2 ही 3 दिन में क्लास ले पाऊंगा, लेकिन रेगुलर लूंगा। इस बात को याद रखिएगा कि क्लास रेगुलर चलेगी, वो लोग भी इसी प्रकार से लेंगे। नोट्स मैं ही बना कर दूंगा, वो सिर्फ आपको समझाएंगे और उस चीज़ों को कराएंगे। ठीक है, सारे अनुभवी हैं, सारे क्वालिफाइड रहेंगे। तो 1-2 टीचर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अकेले ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं मैटर भी बनाऊँ, उसके साथ साथ फिर आपको क्लास भी लूँ, साइड बाय साइड मेरा वर्क चलता है, बुक का भी चल रहा है काम, तो थोड़ा सा मुझे लेना हैप्टिक हो जाता है, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करूंगा कि मैं क्लास अधिक से अधिक लूँ, हफ्ते में 3 दिन मैं आऊँ, बाकी 2-3 दिन मैं 1-2 लोगों को बांट दूंगा, उसमें से वो लोग भी अपना टाइम निकाल के आपको दे देंगे। ठीक है, हाँ, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है भाई साहब? ताली बजाइए सभी लोग। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, और देखते हैं कि क्या चीज होता है। कल कुछ नया हम लोग को सीखने को मिलेगा। किसी को और कुछ पूछना है या बोलना है या कोई सजेशन देना